नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। फोन पर सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के फंसे हुए छात्रों और मजदूरों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह से जब चर्चा की तो उन्हें आश्वासन मिला है। मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य के प्रस्ताव पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा, ये आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हो चुकी है और यह बातचीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस मसले को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ के वो छात्र या वो मजदूर जो कहीं अन्यत्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए बेहद अच्छी खबर, अच्छी पहल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। लेकिन अब सवाल ये कि उनको लाने की व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आती है? क्या जब इस बड़ी तादाद में उन छात्रों और मजदूरों को प्रदेश लाया जाएगा तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर या उनके लिए जांच पड़ताल की उचित व्यवस्था नजर आने लगी? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि निश्चित तौर पे जो बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में, छात्रों की भी संख्या कमोबेश काफ़ी है जो अन्य राज्यों में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे लेकिन इस क्वारंटाइन में लॉकडाउन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो संख्या बनती है तकरीबन 1 लाख के आसपास बनती है, क्योंकि जो श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब 85,000 मजदूर जो है वो दीगर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए, छत्तीसगढ़ के से उनका संबंध है। ऐसे लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को, छात्रों को छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार ने एक बढ़िया काम यह किया दीपेश की पहल तो की है कि पहले उन्होंने पहल कर ली, केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत तो कर ली, वहां से अनुमति मिलने के बाद अब ग्राउंड रूट पे क्या तैयारी की जाएगी, उन्हें लाने की क्या व्यवस्था होगी, क्या ट्रेन चलाई जाएगी या कुछ बसें भेजी जाएगी या फिर जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए बाद में प्लान तैयार किया जाएगा, उसके ग्रास रूट पे तैयारियां की जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना कि राज्य सरकार ने पहल की है कि केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से अनुमति मांगी है कि अगर इस बाबत वो अनुमति दे देते हैं तो उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना लगातार की जा रही है, कई जगह क्वारंटाइन की स्थापना भी की गई है। अन्य राज्य से आने वाले जो छात्र हैं, चाहे जो अन्य जो लोग हैं, उन्हें भी यथासंभव यहाँ पे यथा व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद ही उन्हें अपने अपने घरों तक भेजने की जाने की अनुमति दी जाएगी। तो कहा जा सकता है इस लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के उन तमाम मजदूरों के लिए यह बड़ी और सुखद खबर है कि राज्य सरकार ने उनके अपने गृह ग्राम में, अपने गृह राज्य में वापसी के लिए पहल कर दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, अगली एक और खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहल बहुत अच्छी है, मगर एक प्रॉपर प्लानिंग अगर करके इस पूरे मसले को नहीं सुलझाया गया तो फिर छत्तीसगढ़ जो अभी लगातार कोरोना के मामले में जीतता जा रहा है उसके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। साथ में रहे, आगे भी चर्चा करते हैं। अगली खबर भी रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा गया है। मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की अनुमति मांगी है। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ लॉकडाउन में राहत का हवाला दिया है। राज्य में 31.50 लाख सक्रिय परिवार जुड़े हैं। मनरेगा से 62.52 लाख व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है और इसीलिए उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि जो मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान कर दी जाए, इसकी अनुमति प्रदान करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर ये मांग की गई है। हमारे सहयोगी अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अवधेश, आखिर क्या लग रहा है इसको लेकर, क्या कोई जवाब संतोषजनक आ पाएगा जिस तरह से पहल की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, इस पूरे मामले में दो प्रमुख बातें हैं। सबसे पहले है कि छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल जो खाद्यान्न की स्थिति है वो काफी ज्यादा है। इस बार जो बम्पर खरीदी की गई, किसानों ने जो अपने धान बेचे, उसके तहत जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता छत्तीसगढ़ में बेहतर है, बहुत ज्यादा है। और चूंकि तकरीबन 63 लाख लोग मनरेगा कार्य से प्रदेश भर में जुड़े हुए हैं, ऐसे में लॉकडाउन के समय में मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में जो जिक्र किया है कि उन्हें डिजिटल तौर पर उनके खाते में जो सीधा भुगतान कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो श्रमिक, वो मजदूर पहले बैंक जाता है, बैंक जाके उस खाते से अपने पैसे का आहरण करता है, उसके बाद वो बाजार जाता है, वहां से सामानें खरीदता है और उसके बाद वो अपने घर में आके गुजर बसर के लिए अपना काम करता है। और ऐसे में जब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बैंकों का सुदूर अंचलों में काफी अभाव है, बैंक शाखाओं का अभाव है, तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में किया है कि वनांचल क्षेत्रों में, सुदूर अंचल में बैंकों की काफी कमी है। और ऐसे में अगर मजदूर अपना आधा समय या अधिकांश समय वो बैंक में जाके लाइन लगाने में, वहां से आके बाजार में आके खरीदी करने में जाया करेंगे, तो न केवल लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, बल्कि उनके सेहत और कामों पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह पत्र लिख के अनुमति मांगी है कि उन मजदूरों को जो मनरेगा कार्य से जुड़े हुए हैं, खाद्यान्न के रूप में उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए, ताकि सीधे जो अब उन तक खाद्यान्न पहुंचे तो बैंक और बाजार जाने का जो समय है वो बच सके। और लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ खाद्यान्न ही जीवन के लिए जरूरी नहीं, पैसों से दूसरी चीजों को भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो क्या उस और कोई विचार किया गया संक्षेप में? देखिए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है, पत्र में जिक्र किया है कि अनुमति मिलने के बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि क्या मजदूरों को आधे पैसे खाद्यान्न के रूप में दिए जाएंगे और आधा भुगतान किया जाएगा, या फिर पूर्ण पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा उस खाद्यान्न के रूप में। तो तमाम चीजों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी केवल इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री की अनुमति का, केंद्र सरकार की अनुमति का, कि केंद्र अगर उस पर अनुमति देगी तो फिर ब्लूप्रिंट तैयार करके एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, उसको लेकर एक रोडमैप बनाना होगा कि किस तरह से मजदूरों को इसका भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें पैसे की भी परेशानी ना हो और खाद्यान्न के लिए भी दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। देश में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सहायता के बिना राज्य कोरोना से कैसे लड़ सकता है। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों पर भी चिंता जताई है। उनकी घर वापसी के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक थी और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सीडब्ल्यूसी के मेंबर जुड़े और इस दौरान कोरोना को लेकर राज्यों की किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे निपटा जा रहा है, उसको लेकर बातचीत की गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीडब्ल्यूसी के छत्तीसगढ़ से मेंबर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी हिस्सा लेते नजर आए। बैठक में राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा हुई और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सहायता के बिना राज्य कोरोना से कैसे लड़ सकता है। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता रंजीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता, सीडब्ल्यूसी की बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर ज्यादा फोकस रहा कोरोना के इतर, और कोरोना को लेकर किस तरह की इसमें चर्चा होती नजर आई है? जी बिल्कुल, देखिए और कोरोना के बाद जिस तरह से लगातार देश में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, वर्किंग कमेटी बैठक गई थी, तो यह बिंदुओं पर अहम रखी इस बैठक को, खासकर ये कि जिस तरह से पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या प्लान है केंद्र सरकार का। खासकर WHO और तमाम जगहों से ये कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र सामंजस्य स्थापित कर इस महामारी से देश की इस जंग को लड़ा जा सकता है। तो क्या इसको लेकर केंद्र सरकार कितनी तैयार है? साफ तौर पर सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कि आर्थिक मंदी को लेकर ये सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है। पहले फेज के लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं और दूसरे फेज में ये स्थिति और भयावह होने वाली है। तो इन मुद्दों को लेकर कितनी सचेत है सरकार, ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही भूपेश बघेल का अगर जिक्र करें, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। भूपेश बघेल ने भी तमाम अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के बाद उनको लाने पर सरकार विचार कर रही है। बड़ी मांग यहाँ पर की गई है, बड़ा सवाल भूपेश बघेल के द्वारा खड़ा किया गया है और उसको लेकर भी चर्चा सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोरोना के कारण आर्थिक मोर्चे पर दबाव के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को एक प्रस्ताव पर विचार करने वाला है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए किसी और बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और क्या बड़ा फैसला लिया गया इस दौरान? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फैसला है। जिस ऑर्डर में जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है, उसमें साफ किया गया है कि कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में सरकार ये कदम उठा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 यानी अगले साल से बढ़ा हुआ जो डीए है वो नहीं मिलेगा। और अहम बात यह भी है कि जो डीए रोका जा रहा है उसको एरियर के तौर पर भी भुगतान नहीं उसका होगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ना ही सिर्फ इससे केंद्रीय कर्मचारियों पर असर होगा, बल्कि जो पेंशनधारी हैं उन पर भी ये ऑर्डर लागू होगा। तो एक बड़ा फैसला है महंगाई भत्ता एक फ्रीज करना, उसको एक अमाउंट। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट आने से पहले संदिग्ध मरीजों को घर भेज दिया गया है। 5 दिन क्वारंटीन करने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया है। आज एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। तो भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रिपोर्ट आने से पहले ही संदिग्ध मरीजों को घर भेज दिया गया। 5 दिन क्वारंटीन रखा गया और उसके बाद फिर उन्हें घर भेज दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हमारी सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन और सबसे बड़ी बात की क्या कार्रवाई होती दिखाई देती है? देखिए, जिस तरीके से इनको पहले संदिग्ध के घेरे में किया गया, संदिग्ध भी तभी घेरे में किया गया जब स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से शक था कि इनके लक्षण कोरोना जैसे हैं। और जिस तरीके से जहां ये रहते हैं यानी कि अशोका गार्डन में, यहाँ से एक बड़ी संख्या निकल के आ रही है पॉजिटिव मरीजों की। इस बात पर ध्यान देते हुए संदिग्ध के घेरे में इन्हें रख करके इनकी सैंपल टेस्टिंग की गई। 17 तारीख को इनकी सैंपल टेस्टिंग की गई और 18 तारीख को इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जहां वो सबसे अलग रह सके, क्योंकि ये संक्रमण की चेन को तोड़ना स्वास्थ्य विभाग का पहला फोकस था। इसके बाद 5 दिनों तक इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। ये एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां थी, जहां पर 70 साल से लेकर के 7 महीने तक के बच्चे को भी इसमें शामिल किया गया था। 5 दिन रखने के बाद जब इनके हाथ में रिपोर्ट नहीं आई तो इन्होंने वापस इन सभी 5 को घर भेज दिया गया। रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव मरीज हैं। और आज जब एक दिन बाद इनकी रिपोर्ट आई है, जब ये कल वापस घर भेज दिए गए थे, तो 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है और अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर गरियाबंद से सीआरपीएफ जवान ने खुदकुशी कर ली है। छज्जे पर सीआरपीएफ जवान का शव लटका हुआ मिला है। मृतक जवान का नाम रावदा लक्षाना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला ये जवान था। 65वीं बटालियन के कुल्हाड़ी घाट कैंप में ये तैनात था। मैनपुर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में फिलहाल कंट्रोल में कोरोना नजर आ रहा है। अब सिर्फ कोरोना के 8 एक्टिव केस मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक्टिव केस हॉटस्पॉट कटघोरा से हैं। पिछले 6 दिनों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लापरवाहियां शुरू हो जाए। लेकिन बड़ी और बेहद अच्छी खबर कि 8 एक्टिव केस हैं, बाकी सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों में रियायत मिलने के बाद एक बार फिर से राजधानी में मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें अनाज कृषि से जुड़े हुए उपकरण, खाद बीज, गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप खोलने की टाइमिंग को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सीमेंट, सरिया, प्लंबिंग, मिठाई, ऑटोमोबाइल और ऑप्टिकल की दुकानें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही पशु आहार, टायर पंचर की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये टाइमिंग जारी की गई है। की पाबंदियों में रियायत मिलने के बाद राजधानी अब खुलने लगी है। यहाँ के लाखे नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़कों की तस्वीरें देखिए कि लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और जिला प्रशासन की तरफ से काफी रियायत जो है वो लोगों को दी गई है। खासकर जो ऐसे सामान हैं जो कि राशन की जरूरतों के सामान हैं उसमें रियायत दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि काफी दुकानें जो हैं वो भी अब खुलने लगी हैं और इसलिए जो है लोग सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। और जिस तरह से जो अनाज की दुकानें हैं उसके खुलने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और इसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी वो दुकानें जो कि अभी खुली हुई है। और इसके अलावा जो सब्जी, राशन और कृषि संयंत्र जो से संबंधित दुकानें हैं उनके खोलने की टाइम बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो चश्मा, सीमेंट, सरिया और मिठाई तक की दुकानों के खोलने की परमिशन दी गई है। प्लम्बिंग की जो दुकानें हैं ये खुली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं ये खोलने के लिए परमिशन दी गई है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानें हैं वो भी खुल रही हैं। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है, अलग अलग दुकानों के खुलने का जो वक्त निर्धारित किया गया है और उस निर्धारित वक्त के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही दुकानें खोलनी है। ये निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और उसके बाद अब धीरे धीरे जो शहर की रौनक है वो फिर से दिखाई देने लगी है। लोग घर से निकलने लगे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो जरूरी सामान की दुकानें हैं केवल वही खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लेकिन पहले से लॉकडाउन में काफी रियायत है और इसी वजह से अब सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले की तरह देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान राजधानी की जो सड़कें सूनी रहा करती थी वहां आज फिर से हलचल बढ़ गई है। पहले जहां ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहीं अब ट्रैफिक सिग्नल्स पर पुलिस को फिर से अब खड़े रहना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल ऐसा लॉकडाउन के दौरान राहत के फैसले के बाद हुआ है। रायपुर में लोगों ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। कोरोना के दौरान भी साफ सफाई का ध्यान सफाई कर्मियों के द्वारा लगातार रखा जा रहा था, इसलिए लोगों ने तिलक लगाकर और फूलों की वर्षा कर इनका स्वागत किया। जशपुर में लॉकडाउन पर पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। लॉकडाउन पर कुनकुरी पुलिस की गांधीगिरी नजर आई कि उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप अपने घरों में रहें और कम से कम अपना न सही तो परिवार का ध्यान रखें। बात गरियाबंद की कर लेते हैं। 24 हीरे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हीरा बेचने की फिराक में युवक घूम रहा था। मुखबिरी की सूचना के बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। इस युवक का नाम रमेश कुमार कश्यप बताया जा रहा है। वहीं खबर कोंडागांव से, जहां पर 4 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। महिला उप निरीक्षक भी इसमें शामिल हैं। औचक निरीक्षण के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भिलाई से, ज्वेलरी शॉप का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। धोखाधड़ी के आरोप में मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर पर करीब 10 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है।